हेलो बच्चों, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं आपको, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही हूँ। एक एक टॉपिक एकदम क्लियर करती हुई चल रही हूँ, सामान्य आसान भाषा में, कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैं पढ़ाती चल रही हूँ आपको। मैंने बहुत से टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट के पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम। ठीक है, अधिगम पढ़ेंगे और शिक्षार्थियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अधिगम। ठीक है, अधिगम। आपने इसके बारे में कुछ सुना होगा, कुछ जानते होंगे, नहीं जानती है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अधिगम क्या होता है? इसे कहते हैं सीखना। जब हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो उसी को कहते हैं अधिगम। ठीक है, अधिगम कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई इंसान कहीं कुछ कोई हुनर सीख रहा है, यानी कि वो सिलाई सीख रहा है, कढ़ाई सीख रहा है, बुनाई सीख रहा है, तो ये भी एक तरह का अधिगम है, क्योंकि वो कुछ सीख रहा है, वो पढ़ रहा है। ये भी अधिगम है, क्योंकि वो यहाँ पे भी कुछ सीख रहा है, नॉलेज हासिल कर रहा है। तो दोनों ही आपके यहाँ पे अधिगम में क्षेत्र में आते हैं। अधिगम सीखना, कुछ भी सीखना अधिगम के ही क्षेत्र में आता है। यहाँ मैं पढ़ती चलती हूँ। अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है, यही मैंने अभी बताया। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। देखिए, अधिगम और शिक्षण ये क्या है? अगर हम बात करते हैं शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम क्या है? तो एक सिक्के के, इसे हम कह सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। दो पहलू हैं। शिक्षण का मतलब होता है सिखाने का तरीका, ठीक, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बिना ये तो अधूरे हैं, जिसे आप कह सकते हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी अगर पंचर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। बिल्कुल यही है सीखने का तरीका और सीखना। ठीक, तो सीखने का तरीका शिक्षण और सीखना अधिगम। तो इसलिए अधिगम बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक टीचर ही हमें क्या करता है? नई नई चीज़ें सिखाता है, बताता है। तो शिक्षण और अधिगम क्या है? एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं, यही वाला हाल है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को अधिग्रहण करना सीखता है। देखिए, अधिगम के साथ वो क्या सीखता है? कुछ नया सीखता है। ठीक, और इससे उसके ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं 4 व्हीलर ड्राइव नहीं कर पाती, लेकिन मैंने अधिगम किया, यानी कि सीखा। जब मैंने 4 व्हीलर ड्राइव करना सीखा तो मेरे नॉलेज में तो वृद्धि हुई। पहले मैं 4 व्हीलर ड्राइव नहीं कर पाती थी, अब मैं 4 व्हीलर ड्राइव कर पाती हूँ, मैं गाड़ी चला पाती हूँ, यानी कि मेरे अधिगम में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इससे मेरे, जैसे आप कह सकते हैं, मेरे ज्ञान के दृष्टिकोण में भी वृद्धि हुई। मुझ में एक आत्मविश्वास आया। किसी भी चीज़ का अधिगम करना, आप कह सकते हैं कि इससे व्यक्ति में जो बदलाव होते हैं, वही चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। अधिगम के बारे में अगर हम जानें तो हमारे अंदर जो चेंज होता है, हमारे अंदर जो एक ज्ञान का विस्तार होता है, ये सब किससे होता है? अधिगम से होता है। तो मैंने रिलेशन काफ़ी अच्छे से समझा दिया आपको शिक्षण और अधिगम के बारे में। और अधिगम का अर्थ क्या होता है? लर्निंग, यानी कि सीखना। ठीक, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, आज मैंने काफ़ी डिटेल में बताया यहाँ पे। अब हम जानते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या है। देखिए, अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। देखिए, एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको इतने, जैसे आप कह सकते हैं ना, उसके व्यवहार में ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। जो एक बच्चा एजुकेटेड है, उससे उसके व्यवहार में कुछ अलग बदलाव दिखेंगे। दो बच्चे, जो एक बच्चा जिसके पास ज्ञान है, दूसरा बच्चा जिसके पास ज्ञान नहीं है, आपको उन दोनों में चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे। यही होता है क्योंकि उसने अधिगम हासिल किया, कुछ पढ़ाई की या कोई भी हुनर हासिल किया। और दूसरा बच्चा ऐसा जिसने उसने कभी अधिगम हासिल नहीं किया, तो आपको उन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा। यही होता है आपके अधिगम। अगर महत्व की बात करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे कहा ना, मुझे गाड़ी चलाना आ गया, तो अब मेरे अंदर क्या हो गया? आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वो चीज़ मेरे व्यवहार में दिखेगी। यही है कि पहले मुझे जब गाड़ी चलाना नहीं आता था, मैंने अधिगम नहीं किया था, तो मेरा व्यवहार क्या होता? मैं डरी डरी रहती थी हमेशा जब भी गाड़ी को छूती थी। लेकिन अब जब मैं 4 व्हीलर छूती हूँ और ड्राइव करती हूँ, तो मेरे अंदर कोई डर नहीं है। यही चीज़ मेरे व्यवहार में दिख रही है। तो ये फायदा ही तो है ना अधिगम का। फिर आगे हम देखते हैं अधिगम का अर्थ क्या है। ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना, अनुभव
को संगठित एवं परिष्कृत करना, यानी कि पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं। अधिगम का उद्देश्य क्या क्या, अधिगम का अर्थ क्या है, जैसे कि हमने अगर बोला कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ हमने क्या बोला भी आपको कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुसंगठित करना, परिष्कृत करना, और एक वर्ड और है स्मरण करना, यानी याद करना। ज्ञान प्राप्त करना, कोई चीज़ सीखना, लर्न करना, तो याद ही तो करते हैं। मैंने गाड़ी चलाना सीखा, मैंने अगर मैं बोलती थी मैंने पेंटिंग बनानी सीखी, तो ये सब चीज़ें मैंने याद ही तो की। पढ़ाई तो याद की, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने सीखी वो सब कहाँ है, मेरी बुद्धि में है, यानी कि मुझे याद करना पड़ा, स्मरण करना पड़ा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। देखिए, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो आपका एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है, एक गोल होता है। जैसे कि अगर मैंने गाड़ी चलाना सीखा तो मेरा एक एम था कि मैं अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लूँ, मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँ, तो यही तो एम था। यानी कि अगर मैं कोई बच्चा एलएलबी कर रहा है तो उसके लिए एक एम है कि वो वकील बनना चाहता है, क्योंकि वो अधिगम कर रहा है, एलएलबी कर रहा है, एलएलएम कर रहा है, ठीक, क्योंकि वो फ्यूचर में एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहता है, एक लॉयर बनना चाहता है। ठीक, फिर हमने चीज़ें देखी कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो उसको भविष्य में एक लक्ष्य रखता है, एक उद्देश्य रख के उस चीज़ को वो सीख रहा होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अधिगम का वातावरण जनित होता है, जनित यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि हमेशा एक्टिव रहने वाला ऐसा वातावरण होता है। अधिगम एक क्रियाशील तथा संरचनात्मक पद्धति है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए, मैंने ये चीज़ पहले ही बताई थी कि अधिगम जिसे आप कह सकते हैं जन्म से मृत्यु तक आप कुछ भी सीखते हैं ना, हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में या इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर किसी ने कह दिया कि नहीं बेटा देखो डाइनिंग टेबल ऐसे सेट करते हैं, डिनर ऐसे लगाते हैं, ब्रेकफास्ट ऐसे लगाते हैं, तो वहाँ पे भी तो आप अधिगम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी अधिगम करते रहते हैं। ठीक है, क्रियाशील होता है, संरचनात्मक होता है, यानी कि हमेशा एक्टिव, वही बात मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि एक्टिव रहना होता है। सर्जनात्मक यानी कि कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना होता है। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। आपको अधिगम काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं बात करती हूँ आपको शिक्षार्थियों के वर्गीकरण के बारे में कि शिक्षार्थी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो शिक्षार्थी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है युवा शिक्षार्थी, युवा स्टूडेंट, और दूसरा होता है वयस्क। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम वयस्क के बारे में बात करते हैं, फिर हम युवा के बारे में बात करते हैं। वयस्क विद्यार्थी, या आप जो भी कहीं स्टूडेंट कहिए, फिर हम देखते हैं युवा विद्यार्थी। ठीक, वयस्क विद्यार्थी या शिक्षार्थी या युवा शिक्षार्थी में हम क्या देखते हैं, समस्या केंद्रित। शिक्षार्थियों में क्या है, समस्या केंद्रित। यहाँ पे मैं विद्यार्थी लिख दिया मैंने, शिक्षार्थी मैं लिख देती हूँ। वयस्क शिक्षार्थी और युवा शिक्षार्थी की अगर बात करते हैं, शिक्षार्थी ठीक जो शिक्षा अर्जित कर रहा है, युवा शिक्षार्थी वही अर्थ है। ठीक, युवा शिक्षार्थी या वयस्क शिक्षार्थी में कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि समस्या केंद्रित और विषय केंद्रित। ये जो ये वयस्क होता है ना, ये समस्या केंद्रित होता है। ये क्या कर रहा होता है, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहा होता है। ये स्टूडेंट क्या करता है, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहा है। और ये क्या है, विषय केंद्रित। मतलब जैसे कि मैं बोल दूँ रिसर्च के बच्चे ये है और स्कूल वाले ये हैं, इनको विषय से मतलब है और इनको प्रॉब्लम जो आ गई उसका सल्यूशन ढूंढने से मतलब है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं परिणाम उन्मुख और भविष्य उन्मुख। इनको देखिए रिजल्ट चाहिए होता है, इनको क्या चाहिए होता है, परिणाम उन्मुख होते हैं ये। ठीक, और इनको भविष्य वाले, यानी कि एक जो नया नया बच्चा होता है वो तो सपने सजाता है कि अब क्या आईएएस तो बन ही गया, पढ़ाई करने लगे। लेकिन ये वाला क्या होता है, ये वयस्क मैच्योर वाला स्टूडेंट क्या होता है, परिणाम उन्मुख होता है। यानी कि उसके सामने अभी रिजल्ट क्या है, अभी उसने कितना सिलेबस तैयार किया, अभी वो कितना कोर्स कंप्लीट कर पाया, तो ये वयस्क है, यानी कि मैच्योर है। इतना ज़्यादा आगे का वो नहीं सोचता है। फिर हम देखते हैं आत्मनिर्देशन। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बच्चा खुद से स्टडी कर रहा है, उसे आईएएस बनना है, खुद से स्टडी कर रहा है, वो रिसर्च में है, वो स्कॉलर है तो वो खुद से स्टडी कर रहा है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये आत्मनिर्देशित होता है, आत्मनिर्देशित स्टूडेंट विद्यार्थी। और ये जिसे हम कह सकते हैं दिशा निर्देशित, यानी इसको कोई ना कोई दिशा दिखाए। इस बच्चे को टीचर को हमेशा क्या करनी पड़ती है, एक दिशा दिखानी पड़ती है। बेटा ये देखो, ये तुम्हारा सिलेबस है, ऐसे तुम्हें तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है। और वहीं वैसे कि स्टूडेंट क्या, उसे कोई दिशा दिखाने की जरूरत नहीं, वो आत्मनिर्देशित होता है, वो सब कुछ खुद ब खुद तय करता है, अपना सिलेबस, अपना रूटीन, कि उसे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है। तो अब आप तय करिए कि आप वयस्क में आते हैं या युवा में आते हैं। ठीक है, फिर लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि नई जानकारियों के बारे में संदेहवादी होना, नई जानकारियों को सहजता से स्वीकार कर लेना। देखिए संदेहवादी, ठीक,
यानी कि ये तो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है ना, जैसे कि उसे कोई भी नॉलेज मिली तो वो तुरंत आँख बंद करके उस पर भरोसा नहीं कर लेता। वो क्या करता है, उसको ढूंढता है, उसकी नई नई चीज़ें उसमें से तलाश करता है कि ये क्यों सही है और क्यों गलत है, कैसे सही बनाया गया, इन सब पे वो जिसे कह सकते हैं एक मंथन करता है। तो उसके सामने जो रिजल्ट निकल के आता है वो बिल्कुल सही होता है। और ये जो होता है युवा शिक्षार्थी क्या होता है, ये सहजता से जानकारी स्वीकार कर लेता है, सहजता से मान लेता है। इसके सामने जो भी रखिए, इसके सामने जो भी नॉलेज रखिए चुपचाप मान लेता है, क्योंकि ये युवा है। वयस्क उसके बारे में पता करेगा, उसके बारे में मंथन करेगा कि सही है या नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी। स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि इसके अंदर खुद ही सीखने की क्षमता होती है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अन्य लोगों पर निर्भर होता है। यहाँ पे उसका टीचर उसको समझाता है, उसके पेरेंट्स समझाते हैं, अन्य लोगों पर निर्भर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा कि पहले देखा हमने कि परिणाम उन्मुख होता है। परिणाम उन्मुख यानी कि इसको बहुत आगे की नहीं सोचता, पहले अपना नतीजा देखता है, उसके बाद ही फ्यूचर की प्लानिंग करता है। ये क्या होता है, भविष्य के बारे में सपने सजाता जाता है, ठीक। आत्मनिर्देशित होता है, यानी कि खुद के द्वारा सेल्फ स्टडी करता है, और ये दूसरा कोई बताए, दूसरा कोई सिलेबस दिखाए, दूसरा कोई सब कुछ करे, टीचर बताए, ट्यूटर बताए या हमारे पेरेंट्स रास्ते दिखाएं, उसका ये हाल होता है। फिर हम देखते हैं कि संदेहवादी, जो ये व्यवसाय स्टूडेंट होता है, ये सब कुछ आसानी से मान नहीं लेता, जबकि युवा आसानी से सब कुछ मान लेता है, उसके लिए कोई डाउट नहीं होता। फिर हम देखते हैं स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अंदर खुद एक जिसे कह सकते हैं एक जज्बा होता है, एक तूफान होता है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे किसी भी तरह करना है, तो स्वयं के लिए उत्तरदायी होता है ना। और ये वाला क्या होता है, ये जैसे कि कोई दूसरा अगर सहायता कर रहा है, अन्य लोगों पर निर्भर होता है, दूसरा कोई हेल्प करा दे, दूसरा कोई जॉब लगा दे, दूसरा कोई एग्जाम क्रैक करा दे, तो उसका ये वाला हाल होता है। तो आप कौन से स्टूडेंट बनना पसंद करेंगे? मुझे तो लगता है व्यवसाय ही बेस्ट और बेहतरीन है, ठीक। तो आज मैंने आपको पढ़ा दिया अधिगम और शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, व्यवसाय और युवा शिक्षार्थी मैंने दोनों पढ़ा दिए। आगे हम कुछ नया पढ़ेंगे इसी यूनिट में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।